मायके में नौकरानी वर्सेस ससुराल में रानी की जिंदगी। सुबह सुबह राधिका घर के काम में लगी थी कि तभी अरे ओ करमजली, अभी तक सुबह का चाय नाश्ता क्यों नहीं बना? माँ बन गया है, अभी लेकर आती हूँ। राधिका टेबल पर चाय नाश्ता लगाती है कि तभी राधिका मेरे लिए मिल्क शेक बना देना, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और मेरे लिए जूस। राधिका सभी का नाश्ता लगा देती है और जल्दी से रसोई में जूस और मिल्क शेक बनाने चली जाती है। इस चक्कर में चाय ठंडी हो जाती है और जब राधिका सभी को चाय देती है तो क्यों रे कलमुही, ये चाय है या शरबत? इतनी ठंडी चाय? माँ मैं फिर से गर्म कर लाती हूँ। हाँ, ठंडी चाय पिलाकर हमें मारने का इरादा है ना तेरा? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जिसके बाद गर्मा ठंडी चाय राधिका के मुंह पर फेंक देती है और राधिका माँ के इस बर्ताव से सहम जाती है। अगले दिन, अरे ओ राधिका, ये ले मेरे ऑफिस की फाइल है, इसमें सारी डिटेल लिखी है, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर दे। और सुन, आधे घंटे के अंदर मुझे ये रेडी चाहिए। भैया आधे घंटे में कैसे पॉसिबल है? अभी तो मैं सुमन दीदी के कपड़े प्रेस करने जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, डू इट राइट नाउ। राधिका मजबूरन जल्दी जल्दी ऋषभ के ऑफिस का काम करके देती है। तब तक सुमन वहां आ जाती है। क्यों री कमीनी, मैंने तुझे मेरे टॉप प्रेस करने के लिए दिए थे, वो नहीं हुआ और दूसरे काम में लग गई। जल्दी करके दे, मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। दीदी मैं भी कर देती हूँ, आप गुस्सा मत हो। इसके बाद राधिका जल्दी से सुमन का टॉप प्रेस करके देती है और उसे जूते पहनाती है और उसका मेकअप करने में भी उसकी मदद करती है, जिसमें राधिका को काफी देर लग जाती है। शाम के 8 बज गए, दीदी तो गई नाइट पार्टी में। अभी तो मुझे बर्तन धोने, खाना बनाना है और उसमें देर हुई तो माँ डांटेंगी। फिर राधिका जल्दी से घर का सारा काम निपटाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब राधिका घर में पोछा लगा रही होती है, पूनम जी बार बार उसके आगे पीछे से जा रही थी। माँ आप बार बार यहाँ से जा रही हो, मैं कब से एक जगह पर पोछा लगा रही हूँ, फर्श गंदा हो रहा है, कुछ समय के लिए आप एक जगह पर बैठ जाइए ना। तुझे इस घर में रखा है तो काम के लिए ही, देखने के लिए नहीं, समझी? और 10 बार नहीं, मैं तो 100 बार यहाँ से गुजरूंगी और 100 बार तुझे पोछा मारना पड़ेगा। जाकर काम कर। पूनम राधिका को पैर से धक्का मारकर वहां से चली जाती है। राधिका के मायके में कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था और अक्सर सबसे छोटे घर के चहेते होते हैं, लेकिन न जाने क्यों राधिका से सब नफरत करते थे। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं, आगे स्टोरी में हर राज का खुलासा होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में नौकर होते हुए भी घर वाले हर काम के लिए राधिका को ही कहते। पानी गर्म करने के लिए से लेकर जूते पहनाने तक का काम राधिका ही करती। इतना करने के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। एक दिन माँ की को सहेलियां घर आई होती हैं और राधिका सभी को चाय नाश्ता देती है। ये क्या पूनम, तुम्हारे यहाँ मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी यही ग्लास का सेट था और इस बार भी। अरे ये वास कितना गंदा है बहन, 2 साल से तुमने वास भी नहीं बदला, अब तो चेंज ही कर दो इसे। हाँ वो क्या है ना, टाइम नहीं मिला, अभी राधिका से कहती हूँ वो बदल देगी। राधिका, अरे ओ राधिका। जी माँ। क्या है, तेरा दिमाग कम काम करता है क्या? नया वाला ग्लास और क्रॉकरी सेट क्या देखने के लिए है? नए मेहमान आए थे तो वो निकालना था। और ये वास, कितनी धूल है टेबल पर, अभी बदलो। जी माँ। राधिका जैसे ही टेबल का वास उठाती है तो वहां बहुत धूल थी। ये देखकर पड़ोसन मुंह बना लेते हैं। इतने नौकर होने के बाद भी टेबल पर पोछा नहीं लग सकता? ऐसे घर में तो पानी पीने का मन नहीं करता। लेकिन छोड़ो, अगर तू हमारी दोस्त ना होती तो अभी हम यहाँ टिकते भी नहीं। पूनम की सहेलियां चाय नाश्ता करके वहां से चली जाती हैं। गलती नौकरों की थी, लेकिन पूनम जानबूझकर सारा गुस्सा राधिका पर उतार देती है। कल मुही, एक काम नहीं होता तुझसे, सारा दिन पता नहीं क्या करती। आज तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई पता भी है। मन तो कर रहा है सिर पकड़कर दीवार में मिला दूं। आइंदा ऐसा हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, तेरी मरी हुई माँ के पास पहुंचा दूंगी। पूनम की धमकी से राधिका एकदम सहम सी जाती है। घर की बेटी होने के बाद भी कभी उसे बेटी का दर्जा नहीं मिला। हमेशा उसे नौकरों की तरह ट्रीट किया गया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, बेटियां बड़ी हो रही हैं, अब सुमन की शादी कर देनी चाहिए, फिर राधिका की भी विदाई करनी है। तुम्हें बड़ा लगाव है उस राधिका से? देखो मेरी सुमन अभी शादी नहीं करना चाहती, राधिका की करनी है तो कर दो, एक बला से पीछा छूटेगा। अरे बड़ी के बिना छोटी की शादी कैसे कर दूं? तो रहने दो, वैसे भी राधिका से अच्छी नौकरानी कहाँ मिलेगी। गणेश पूनम की बात से चुप हो जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वहीं एक दिन, ओए नौकरानी, ये ले मेरे जीन्स टॉप पहन ले और मेरे साथ मॉल चल, शॉपिंग करनी है, लगेज उठाने के लिए कोई तो चाहिए ना। दीदी ये कपड़े पहनकर चलूंगी,
माँ डांटेंगी तो मैं देख लूंगी। तेरे बहन जी वाले कपड़ों के साथ तो तुझे लेकर भी नहीं जा सकती ना, मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। चल जल्दी से पहनकर तैयार हो जा और वो वाली लिपस्टिक लगा लेना, लाइट पिंक कलर की जो मैंने दी थी। राधिका सुमन के दिए कपड़े पहनकर तैयार होकर आती है और सुमन राधिका को मॉल लेकर जाती है क्योंकि सुमन को शॉपिंग करनी थी और उसकी सारी फ्रेंड्स आज बिजी थी। यहाँ ऐसे बर्ताव मत करना कि हम तुझसे पराया बर्ताव करते हैं, ऐसे बिहेव करना कि हमारा बॉन्ड बहुत गहरा और अच्छा है। जिसके बाद सुमन मॉल में राधिका के साथ फ्रेंडली होने का दिखावा करती हुई शॉपिंग करने लगती है। वहीं मॉल में संजीव भी अपने लिए शॉपिंग करने आया होता है। तभी उसकी नजर राधिका पर पड़ती है। सीधे साधे स्वभाव की राधिका लाइट जीन्स और टॉप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। संजीव एक ही नजर में उस पर अपना दिल हार बैठता है और राधिका मन ही मन उसे भाने लगती है। इससे पहले कि संजीव उससे कुछ कह पाता वो वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। संजीव के घर में शादी की बात चल रही थी। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। एक बार मैंने उसे मॉल में देखा था, बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तूने पहले ही लड़की पसंद कर ली है तो कहाँ रहती है, क्या करती है, नाम क्या है, डिटेल्स दे दे, हम जाकर लड़की के घर पर बात कर लेते हैं। माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। यह सुनकर गरिमा सिर पर हाथ रख लेती है। उसके बाद 2-3 बार संजीव कोइंसिडेंटली राधिका से टकराता है और राधिका उनके कांटेक्ट में ही निकलती है। गरिमा जी और प्रताप जी राधिका के माता पिता से उसकी शादी की बात करते हैं और राधिका के माँ बाप तो पहले से ही पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका और संजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है और राधिका संजीव के घर की बहू बनकर ससुराल आती है। बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर सब देखकर राधिका हैरान हो जाती है। इतने नौकर होने का क्या फायदा, अंत में तो मुझे ही काम करना पड़ेगा घर का। यह सोचकर राधिका निराश हो जाती है। जैसे ही राधिका ससुराल में एंटर करने लगती है कि चारों तरफ से दासियां फूल बरसाने लगती हैं। सास अपनी बहू की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है और नंद बहू की सैंडल उतारती है। ननद जी, आप ये मत करो, आप मेरी प्यारी भाभी हो और मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये हील्स में गिर गई तो। सानवी राधिका की हील्स उतारती है और फिर राधिका कुमकुम वाले पानी में पैर रखकर घर में पैरों की छाप छोड़ती है। जिसके बाद शादी की बाकी की रस्में होती हैं और थोड़ी देर बाद बहू थक गई होगी, शाम की इतनी सारी रस्में होती हैं। सानवी बेटा, रामू से कह दो कि खाना लगा दे बहू रानी के लिए। चिंता ना करिए जी, सब कुछ रेडी है, चलो बहू। जिसके बाद गरिमा जी बहू को टेबल पर लेकर जाती हैं जहां बहू के लिए ढेर सारे पकवान रखे थे। राधिका नए घर में इतनी सहमी थी कि उसे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ससुराल वाले भी मायके वालों की तरह ही हैं। बहू बेटी, खाना शुरू करो। मम्मी जी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है खाने पर उल्टी हो जाएगी, मन भारी सा है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना राधिका? हाँ जी, तबीयत एकदम ठीक है। अचानक से सब कुछ बदल गया ना, घर, सरनेम, परिवार, कमरा, इसीलिए सब अजीब लग रहा है। मेरा भी ऐसा ही हाल था जब मैं ससुराल आई थी, लेकिन धीरे धीरे ढल गई इस घर के माहौल में। अरे बहू, तेरी सास जब आई थी तो ये चक्कर खाकर गिर जा रही थी, इतनी याद आ रही थी इसे अपने मायके की। हाँ, बहू के सामने मेरी सारी पोल खोल दो, देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है। बेटा, खाना नहीं खाना कोई बात नहीं, ये केसर ड्राई फ्रूट का दूध पी ले, इसमें ताकत मिलेगी। जिसके बाद गरिमा जी अपनी बहू को जबरन दूध पिलाती है और उसे उसके कमरे तक छोड़ देती है। राधिका जैसे ही कमरे में जाती है, कमरा खोलते ही राधिका के ऊपर फूल बरसने लगते हैं और वेलकम म्यूजिक बजता है। राधिका एक पल को सारे मोमेंट्स एंजॉय करने लगती है। फूलों की बारिश के बीच रानी जैसे घूमने लगती है। तभी संजीव कमरे में आता है और राधिका अचानक से शांत हो जाती है। अरे, कितना प्यारा डांस कर रही थी तुमने डांस क्यों बंद किया भाई? मुझे शर्म आती है। यार, मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, मुझसे कैसी शर्म? फिर संजीव राधिका को गले से लगा लेता है। अरे राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी छोड़कर मत जाना मुझे। राधिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ससुराल में पहले ही दिन उसे ढेर सारी खुशियां मिल रही थी। राधिका संजीव के प्यार को देखकर रुआंसी हो जाती है और ऐसे ही रात बीत जाती है और अगले दिन राधिका सुबह जल्दी उठ जाती है। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वरना सासू माँ बवाल ना कर दे मेरी माँ की तरह। फिर राधिका सबसे पहले हॉल में झाड़ू मारने जाती है जहां नौकर ऑलरेडी काम में लगे थे। अरे बहू रानी, आप यहाँ क्या काम कर रही हैं? इतनी सुबह, ये तो बंगले की सफाई का समय है। लीजिए, मैं कर देती हूँ सफाई। अरे ना बहू रानी, बिल्कुल नहीं, ये आपका काम नहीं है। ये अगर बड़ी मालकिन ने देख लिया कि आप झाड़ू लगा रही हो तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप आराम करो जाकर।
राधिका आराम करके थक गई थी, इसलिए वो नहाने चली जाती है। नहाकर राधिका पूजा घर में जाकर मंदिर की सफाई करने लगती है। तब तक गरिमा जी भी वहां आ जाती हैं। बहू ये क्या, तुझे रामू ने झाड़ू लगाने से मना किया तो अब तू यहाँ मंदिर साफ कर रही है। बेटा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मंदिर साफ करने के लिए शांति है, वो कर देगी। शांति, जल्दी से मंदिर साफ करके पौधों से फूल तोड़ कर ले आओ, आज हमारे मंदिर में पूजा हमारी बहू करेगी। शांति तुरंत काम पर लग जाती है और कुछ देर में मंदिर साफ करके शांति पूजा की तैयारी भी कर देती है। चल बहू अब पूजा कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। राधिका आरती करते हुए भजन गा रही थी, वहीं बाकी ससुराल वाले राधिका के साथ मिलकर पूजा कर रहे थे, जिसके बाद बहू सभी को आरती देने लगती है। बेटा आप थाल रखो, जिसको आरती लेनी होगी खुद ले लेगा। इतनी देर से पूजा कर रही हो, हाथ तो नहीं दर्द होने लगा? नहीं मम्मी जी, भगवान की पूजा करने में कैसे हाथ दर्द होगा। चलिए आज तो पहली रसोई है ना, सभी के लिए बढ़िया खाना बनाना होगा। क्या भाभी, आपके आने के पहले सब खाना नहीं खाते थे क्या? नंद की बात सुनकर राधिका घबरा जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था ननद जी। अरे मेरी प्यारी भाभी, में कहने का मतलब था कि आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कोमल नाजुक फूल जैसी भाभी क्यों काम करेंगी? क्यों माँ? इतने नौकर क्यों है? काम के लिए ही तो है। बहू तू बस खीर बना लेना। शांति दूध उबालकर चावल भिगोकर रख देगी, बस तुझे बनाना है। माँ मैं सब कर लूंगी। माँ बोला है तो माँ की बात भी सुननी होती है, ऐसा नहीं होता, समझी बहू? अब तू हमारे साथ बैठकर बात कर, आराम से हो जाएगी पहली रसोई। चल मैं तुझे साड़ी दिखाती हूँ, तेरे लिए लाई थी मैंने। गरिमा जी बहू को कमरे में ले जाती हैं और उसे साड़ी दिखाने लगती हैं और उसके एक 5 बाजार की महंगी सी साड़ी गिफ्ट भी करती है। वहीं शांति रसोई में सारा काम करती है और खीर की तैयारी भी करती है। मैडम जी, छोटी बहू रानी, खीर की तैयारी हो गई है, अब आप बना सकती हो। माँ जी अब मैं खीर बना दूं? हाँ बहू, लेकिन उसके बाद रसोई में नहीं रहना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी अच्छी बहू का ग्लो ऐसे ही चला जाए। फिर राधिका रसोई में जाकर सभी के लिए खीर बनाती है और शांति सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहू वहाँ क्या कर रही है? यहाँ के मेरे पास बैठ, खाना शांति है ना परोसने के लिए। शांति वो रीमा और सीता को भेज दो, खाना परोस देंगी, बाकी किचन तुम संभाल लो। जी मालकिन। फिर रीमा और सीता सभी को खाना परोसती हैं और राधिका सभी को कटोरी में खीर देती है। सभी बहू के साथ की खीर खा रहे उसकी तारीफ करते हैं और सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। बहू ये 9 लाख का सोने का हार मेरी तरफ से, और ये डायमंड के बुंदे मेरी तरफ से। भाभी ये मेरी तरफ से, मैं कमाती तो नहीं लेकिन अपनी पॉकेट मनी से मैंने आपके लिए आईफोन लिया है, ये लीजिए। और मेरी तरफ से मेरी प्यारी बीवी के लिए ये डायमंड का ब्रेसलेट और सोने की पायल। इतना महंगा नेक देखकर बहू हिचकिचा जाती है। माँ जी ये सब आप अपने पास रख लीजिए। क्यों बच्चे, अपने पास क्यों रखूं? ये तो तेरे हैं। माँ मायके में तो सब कुछ माँ की तिजोरी में ही रहता है। वो कहती हैं कि महंगा सामान बेटी को खुद के पास नहीं रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, लेकिन क्या जब तुझे इनमें से कुछ पहनने का मन करेगा तू बार बार मुझसे मांगने आएगी? नहीं ना, गहने पहनने के लिए ही होते। तू ये अपने पास रख, तेरे कमरे में हो या मेरे कमरे में रहेगा तो अलमारी में ही जाएगा। अब इसे रख दो, पहनना हो तो पहन लेना। सास का प्यार देखकर राधिका को मायके की याद आ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है जब राधिका के पापा ने दोनों बहनों को सोने की चेन दिलाई थी। अरे ओ बेकारन, कहाँ जा रही है चैन पहनकर? ला मुझे दे, मैं अलमारी में रख देती हूँ। माँ मैं तो नहीं दूंगी। नहीं बेटा, तुझसे मांगा ही किसने है? कोई जरूरत नहीं है तुझे चैन रखने की। ये राधिका है ना लापरवाह, कहीं गायब कर दी तो हो जाएगा नुकसान। ला दे अब। इतना कहकर पूनम राधिका से चेन छीन लेती है और उसे वापस नहीं करती और कुछ समय बाद सुमन अपनी माँ के पास आती है। माँ मेरी चैन कहीं गिर गई, गायब हो गई। तो तू रो क्यों रही है? ये ले, ये राधिका की है, तू पहन ले। वैसे भी उस गंवार को महंगी चीजों की क्या ही जरूरत है। माँ की ऐसी बातें सुनकर राधिका की आंख भर आती है। अरे कहाँ खो गई बीबी साहिबा? जाओ थोड़ा सज धज कर आओ, आज हम कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। फिर राधिका हल्की साड़ी और ज्वेलरी पहन कर आती है। ये क्या पहन लिया? चलो आज मैं तुम्हारा गेटअप करूंगा, तुम्हें सजाऊंगा। फिर संजीव अपनी बीवी को एक बढ़िया सा गाउन पहनाता है और उसके कानों में डायमंड की ईयरिंग और हाथ में डायमंड की रिंग, साथ में गले में डायमंड की लाइट वेट चेन पहनाता है। अजी मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, आप परेशान ना होइए। अरे अपनी राजकुमारी जैसी बीवी को रानी बना रहा हूँ और उसके लिए तुमसे मुझे काम नहीं करवाना है, समझी? अब चुपचाप बैठने दो, जो कर रहा हूँ।
संजीव राधिका का मेकअप और हेयर स्टाइल भी करता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद संजीव राधिका को अपने साथ ले जाता है और उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है, रेस्टोरेंट में उसके लिए कुर्सी खींचता है और हाथ से खाना भी खिलाता है। इतना प्यार शादी के पहले राधिका को कभी नहीं मिला था। पति का प्यार देखकर राधिका भावुक हो जाती है और एक बार फिर से उसे मायके की याद आने लगती है। उस गंवार को आ जाने दो माँ, फिर चलते हैं। उसकी क्या ही जरूरत है, रहने ही दो। चलो, लेट हो रहा है अब। जिसके बाद सभी लोग कार में बैठकर बिना राधिका को लिए ही रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं और राधिका का कोई ख्याल भी नहीं करता। वहीं पूनम रसोई में भी ताला लगाकर जाती है, जिसकी वजह से राधिका पूरी रात भूखी रहती है। अरे ओ माय डार्लिंग, आंखों में आंसू क्यों हैं? रानियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। ये आइसक्रीम कौन खाएगा? आइसक्रीम अभी बाकी है। फिर संजीव राधिका को अपने हाथ से आइसक्रीम भी खिलाता है। ऐसे दिन बीतते हैं। राधिका के ससुराल में उसे कोई चावल के दाने के बराबर तिनका भी नहीं उठाने देता। हर तरफ नौकर चाकर लगे होते हैं और सारे काम नौकर ही करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम राधिका बहुत बोर हो रही होती है। क्यों ना आज थोड़ी सी गार्डनिंग कर लूं? गार्डन कितना रूखा सूखा हो गया है। राधिका गार्डन में जाकर पौधों को पानी देती है और बड़ी घास को काटने लगती है। इतने में उसकी सास वहां आ जाती है और माली को डांट लगाने लगती है। अरे माँ जी, आप माली काका को क्यों डांट रही हो? मेरी रानी जैसी बहू से नौकरानी वाला काम कराएंगे ये लोग तो डांटूंगी नहीं तो क्या सर पर बैठाऊंगी? अरे काम के पैसे मिलते हैं, देख रहे हैं कि तू काम कर रही है फिर भी इन्हें समझ नहीं आता। और तू बहू, तेरी भी क्लास लगाती हूँ। रुक, चल तू मेरे साथ। सास की बात से राधिका घबरा जाती है और वहीं गरिमा जी बहू को खींचकर कार में बिठाती हैं और पार्लर ले जाती हैं। तुझे पार्लर में बैठकर घंटों पैम्परिंग नहीं पसंद ना? आज तुम्हारा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और सारी पैम्परिंग एक साथ। ऐसे तो तू आती नहीं, तो तेरी यही सजा है। इतनी प्यारी सजा तो मैं खुशी से सह लूंगी माँ। जिसके बाद दोनों सास बहू पार्लर में अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती हैं और फिर सास बहू को शॉपिंग ले जाती है। ये सब देखकर राधिका अक्सर भावुक हो जाया करती थी। एक दिन राधिका की बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। मौसम के बदलाव से उसे बुखार हो जाता है। अरे शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बहू को जल्दी से जल्दी ठीक करो। पापा चिंता मत करो ना, मैंने डॉक्टर रिधिमा को बुलाया है। वो शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर है। डॉक्टर आकर राधिका का चेकअप करके उन्हें दवा देकर चली जाती हैं। वहीं सास ससुर नंद पति सब रात भर बहू के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं और जब तक बहू की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वो राधिका ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर भावुक हो जाती है। आप लोगों को रात भर जागने की क्या जरूरत थी? बस जरा सा बुखार सा था। अभी मारूंगी एक थप्पड़। तो मेरी बेटी है, कैसे ना जागती तेरे लिए रात भर? पता है हम लोग कितना डर गए थे तेरी तबीयत खराब होने की वजह से। तुमने तो हमें डरा दिया था बहू, ऐसे कोई बीमार होता है क्या? अब से तुम्हारी केयर करने के लिए एक नौकर लगाना पड़ेगा। तुम समय से कुछ खाती पीती नहीं हो ना, इसलिए ये सब होता है। मैं तो छोटी हूँ, वरना सबसे ज्यादा डांट मैं ही लगाती आपको भाभी। अच्छा ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं तो सब डांट लेना। आपको नहीं डांट सकते, आप तो इस घर की जान हो, सबकी प्यारी और मेरी प्यारी भाभी। सानवी घर वालों का प्यार देखकर एक बार फिर से मायके को याद करने लगती है। पता नहीं मर भी नहीं जाती ये, जब देखो तब नाटक चालू रहता है इसका। अब इन महारानी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ, पता नहीं क्या हो गया, धड़ाम से गिर गई। अब हम झेलें इनको। गणेश और ऋषभ बेहोश राधिका को अस्पताल ले जाते हैं। देखिए आपकी बेटी को डेंगू हो गया है और बहुत वीक हो गई है। इनका ख्याल रखिए, कम से कम 10 दिन तो अस्पताल में ही रहना है इन्हें। अरे ठीक है, जब डिस्चार्ज करना हो तो बता दीजिएगा, हम पैसे भर दे रहे हैं अस्पताल में और जा रहे हैं। फिर गणेश जी वहां से चले जाते हैं। 10 दिन कोई राधिका को देखने भी नहीं आता और 10 दिन बाद, माफ करना राधिका जी, अब हमें आपको अस्पताल से निकालना पड़ेगा। आपके घर वालों ने पूरा पेमेंट भी नहीं किया, अब वो आ भी नहीं रहे हैं आपको लेने के लिए। जिसके बाद अस्पताल अथॉरिटी राधिका को वहां से निकाल देती है और बीमार राधिका पैदल पैदल घर जाती है। आप लोग बहुत अच्छे, यहाँ तो सबने मुझे रानी बनाकर रखा है और एक मेरा मायका है जिन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। हमेशा मेरे साथ नौकरानी से भी बेकार बर्ताव किया गया। क्या हो गया बेटा, जब देखो तब तू रुआसी हो जाती है। माँ जी, इतना प्यारा ससुराल मिला है, मुझे बस इसीलिए आंख भर आती है। जिसके बाद राधिका अपने ससुराल वालों को अपनी कहानी बताने लगती है। मेरे पापा शादी के बाद नौकरी के साथ अफेयर चला रहे थे और एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। पापा उन्हें वहां से लेकर अलग रहने लगते हैं और कुछ महीनों बाद मैं पैदा होती हूँ। लेकिन माँ की बीमारी की वजह से उनका देहांत हो जाता है और जब पूनम माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। उस नौकरानी की बेटी को मैं अपनी बेटी नहीं बना सकती, कुछ भी हो जाए। अरे ये मेरी भी तो बेटी है, अगर तुम नहीं पालोगी तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
पूनम पाल लो इसे भी, जैसे 2 बच्चे वैसे 3। कुछ भी हो जाए मैं इसकी माँ कभी नहीं बन सकती हूँ। मैं इसे उस नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं मानूंगी, कुछ भी हो जाए। और उस दिन के बाद से आज मेरे मायके वालों ने मुझे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। बहू के जीवन के बारे में जानकर ससुराल वालों को बहुत दुख होता है और अब सभी बहू को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। भाभी चलो शॉपिंग चलते हैं, आज मैं आपको जीन्स टॉप दिलाऊंगी। आज की शॉपिंग मेरी तरफ से। आप छोटी हो, मुझे तो आपको देना चाहिए। कुछ नहीं होता भाभी, चलो तो। फिर सानवी राधिका को मॉल में शॉपिंग करवाती है और उसका सारा सामान खुद उठाती है। आप क्यों उठा रही हो इसे, मैं खुद उठा लूंगी। छोटी हूँ आपसे, आप भी तो अपने बड़ों के लिए इतना कुछ करती हो, अब मुझे करने दो। फिर सानवी भाभी को शॉपिंग करवाती है और सारा लगेज खुद ही उठाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अब मैं सोच रहा हूँ कि बहू भी ऑफिस आना शुरू करे। क्यों गरिमा जी, क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। और ऑफिस की थोड़ी जानकारी रहेगी तभी तो संजीव और बहू आगे चलकर हमारा बनाया हुआ एम्पायर संभाल पाएंगे। और बहू तू चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में सब है, बस तुझे ध्यान देना है। राधिका को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलते देखकर राधिका को यकीन नहीं होता। जिन माँ बाप ने उसे चूल्हे से बाहर नहीं जाने दिया, उसे ससुराल में रानी से ज्यादा दर्जा मिल रहा था और उसके ससुराल वाले उसे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन पूनम और गणेश जी बेटी के घर आते हैं। मैं तो कभी इसके घर ना आती, लेकिन इसके ससुराल वाले अमीर हैं, उनसे बनाकर रखना जरूरी है। हाँ, अब मुंह बंद करो, कहीं गलती से सुन लिया तो वाट लग जाएगी। पूनम और गणेश जी हॉल में होते हैं कि तभी बाकी के परिवार वाले वहाँ आते हैं। अरे वाह समधन जी, आप यहाँ कैसे? हाँ बस बेटी का ससुराल है तो तीज त्योहार तो मिलने आना ही होगा। ये लीजिए त्योहार का शगुन, बस यही देने आए थे। राधिका के माँ और पापा कुछ देर वहीं बैठे थे और ससुराल वालों से बात करते हैं। यह लड़की राधिका मायके में कैसी थी, यहाँ देखो एक गिलास पानी तक खुद नहीं ले रही। माँ पापा आए हैं, ये नहीं कि आके मिल ले। इसकी सास को ही अब सिखाना होता, तभी ये बाज आएगी। जिसके बाद पूनम जी गरिमा जी के कान भरने लगती हैं। बहन जी, आपने इस लड़की को हद से ज्यादा फ्रीडम दे रखी है, बहू को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। बेटी है वो मेरी, बहू नहीं। आप चिंता मत करो, उसे कैसे रखना है मुझे अच्छे से पता है। आप जाओ यहाँ से, और अगर बेटी से मिलने आई हो तो अच्छे से मिलना। अगर बेटी का घर तोड़ने आई हो तो आइंदा आना भी मत। इतना कहकर गरिमा जी हाथ जोड़ लेती हैं। बेटी की सास से इतनी बातें सुनकर पूनम हद से ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका के फोन पर माँ का फोन आता है। बेटा ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आजा प्लीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। राधिका जल्दबाजी में निकलने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि सास के परमिशन के बिना वो कैसे जाए। तभी वो सास के पास जाती है। इतनी बुरी परिस्थिति में भी मेरी परमिशन लेने आई है बहू। जा तू और सुन, ये ले कुछ पैसे, काम आएंगे वहाँ। जिसके बाद राधिका डायरेक्ट अस्पताल जाती है, जहाँ ऋषभ की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। माँ कैसे हैं भैया? बहुत सीरियस है और डॉक्टर ने लाखों रुपए की मांग की। हमारा बिजनेस लॉस में और पैसे 1 रुपए नहीं। तभी राधिका ससुराल में लाए हुए पैसे माँ को देती है और बाकी के इलाज के पैसे संजीव अपने घर से ले आता है, जिससे राधिका के भाई का इलाज होता है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों को और पैसों की जरूरत पड़े तो बताना। जी जरूर। दामाद जी आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, परेशान मत होइए। अरे पापा जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप भी तो हमारा परिवार ही है। जिसके बाद संजीव और राधिका तब तक वहीं रहते हैं जब तक ऋषभ रिकवरी मोड में नहीं चला जाता और राधिका रोज अपने भाई से मिलने जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सभी मिलकर ऋषभ का ख्याल रखते हैं और इस दौरान राधिका अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती है। और जिस दिन ऋषभ डिस्चार्ज हो जाता है उस दिन माँ मैं कब से देख रही हूँ, आज 1 महीने से सुमन दीदी दिखी नहीं, वो कहाँ है? सुमन ने हमारी नाक कटा दी, वो किसी लफंगे के साथ भाग गई बेटा। अब हमारी सुमन वो सुमन नहीं रह गई। ये तो बहुत गलत हुआ। गलत तो हमने भी तेरे साथ किया, जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। हाँ बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं भी तेरा बाप होने के बाद भी तेरे लिए कभी एक्शन नहीं ले पाया। हो सके तो माफ कर देना बेटी। थैंक यू राधिका, आज तो ना होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। और मुझे माफ कर देना, मैं तेरा भाई होते हुए भी कभी तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बल्कि हमेशा मैंने तुझे परेशान ही किया। इस तरह बहू के मायके वालों को अब उनकी गलती का एहसास था, जिसके बाद अब मायके वाले भी राधिका को खूब प्यार करने लगते हैं।